नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनबिक क्लासेज में। आज का वीडियो है प्लेटफॉर्म के न्यू बुक बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में दिया हुआ टेस्ट सीरीज 7। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है जिसे एक एक कर डिटेल सॉल्यूशन किया गया है। आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि खासाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। खासाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कुश्ती। खासाबा दादा साहेब जादव मतलब केडी जादव है, जो कि कई बार आप नाम सुने होंगे। ये ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता थे नॉर्मन पिचर, जो कि धावक थे। और स्वतंत्र भारत में पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी भी कौन थे, तो केडी जादव थे। और भारत का पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम थे। कप्तान उस समय था जयपाल सिंह मुंडा। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो भारोत्तोलन में जीती थी। और ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाला खिलाड़ी था, वो भी गोल्ड, तो वो है अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में। आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है। आर हरि कुमार का सही आंसर हो जाएगा ए, 25वें क्रम के हैं नौसेना अध्यक्ष। भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राय चौधरी, और वो कितने नंबर के हैं, तो वो 27वें नंबर के हैं। और भारत में वर्तमान थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे, और वे 29वें नंबर के हैं। और ये नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार 25वें नंबर के हैं। अब भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, जो कितने नंबर के हैं, तो वह 25वें नंबर के हैं। अगला है लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ची यूजेन चीनी ताइपे। ची यूजेन चीनी ताइपे लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता बने हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है। बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 5। भारत के 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। भारत के मुख्य भूमि की समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़कर। और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा असम भारतीय राज्यों की सीमा बनाती है। भारत के जो 17 राज्य है जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। मिजोरम राज्य की सीमा पूरब और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर में मणिपुर, असम और त्रिपुरा राज्यों से घिरा है। मिजोरम राज्य में 11 जिले हैं। कितना है, 11 जिले हैं। अगला है गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में लखनऊ शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की कहानी सुनकर चंपारण के अनेक किसानों, जिनमें एक थे राजकुमार शुक्ल प्रमुख थे, गांधी जी को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है भारत ने इजरायल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। भारत ने इजरायल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजरायल पे हमला किया, लेकिन ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत इजरायल ने हमास के ऊपर भी जवाबी हमला किया। ये दोनों ऑपरेशन कई बार पूछा जाएगा। हमास ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, जो कि इजरायल पे हमला किया। और इजरायल ने जवाबी हमला किया कौन से ऑपरेशन से, तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड से। इजरायल 1948 में स्वतंत्र हुआ और कई युद्ध लड़े। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया। भारत का पहला एआई, सही जवाब हो जाएगा डी, केरल में लॉन्च किया गया। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। एआई स्कूल का उद्देश्य छात्रों को तकनीकी रूप से संचालित शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना है। सबसे पहले एआई स्कूल कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा। किससे, तो 8 से 12 के छात्रों के लिए। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनेमा के क्षेत्र में। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार विश्व में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 ईस्वी में हुई थी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1969 ईस्वी में हुई।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर जूलियस के नायरेरे को। डॉक्टर जूलियस के नायरेरे को प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में महात्मा गांधी के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। और वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर के लिए दिया गया है। वो दिया गया है 2021 के लिए दिया गया, लेकिन इस साल 2023 में दिया गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एन.आर. नारायण मूर्ति। एन.आर. नारायण मूर्ति इस पुस्तक के लेखक हैं, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के। और अजीम प्रेम जी हैं, विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष एवं भारतीय व्यापारी हैं अजीत प्रेम जी। अ चैलेंज एंड स्ट्रेटजी री थिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? तो वो है राजीव सीकरी हैं। और अन टू द लास्ट जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई पुस्तक है अन टू द लास्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी। सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये सभी तीनों ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल है। इस आदर्श वाक्य में कम्युन्यूज एक साथ शब्द 2021 में जोड़ा गया। कम्युन्यूज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो 1894 में पीरे डी कुबर्टिन ने किया था। ओलंपिक प्रतीक में 5 बलय रिंग 5 रंगों के होते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, काला, जो महादेशों को प्रदर्शित करते हैं। लाल अमेरिका को प्रदर्शित, हरा ऑस्ट्रेलिया को, नीला यूरोप को, पीला एशिया को और काला अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। और कप्तान कौन थे? तो पवन सहरावत थे। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इस वर्ष यानी 2023 का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज था। अगला है, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो माना कि अगर पुरुषों की संख्या कितनी थी? x थी। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो 4000 में से x घटा देंगे तो वो आ जाएगा। अब कह रहा है कि 10% पुरुषों में और 20% महिलाओं में वृद्धि हुई है। तो x का कितना हो गया है? 10%, यानी 110/100 हो गया है वृद्धि। अब प्लस जो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 4000 माइनस x, उसमें कितनी वृद्धि हो गई? तो 120/100 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 4500 हमारा बढ़कर आ गया है। तो यहाँ से हम x के अगर हम मान निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। यानी पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो वो 3000 आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x बराबर √5 + 1/√5 - 1 और y बराबर ये है तो x² + y² - 4 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले जो हमारे पास x दिया हुआ है √5 + 1/√5 - 1, उसे हमें सिंपल फॉर्म में लाना है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? तो ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे? √5 + 1 से गुना कर देंगे। और जब गुना करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा? तो √5 + 1 के होल स्क्वायर बटा 4। जब इसे तोड़िएगा तो 6 + 2 √5 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बराबर 3 + √5 बटा 4 हो जाएगा। सॉरी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करें। हमारे पास जो एक आया है वो ये आ गया है x का मान। इसी तरह अगर हम y को भी ऊपर नीचे √5 - 1/√5 - 1 से गुना करके निकालेंगे तो जो y बराबर हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 3 - √5 बटा 2 आ जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि x² + y² - 4, तो बस मान रख देना है 3 + √5 बटा 2 के होल स्क्वायर प्लस 3 - √5 बटा 2 के होल स्क्वायर -4। और जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास अगला स्टेप क्या आएगा?
तो वो आएगा 9 + 5 + 6√5 + 9 + 5 - 6√5 - 16 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा जो कि 3 आएगा। अब ये डायरेक्ट इसलिए लिखा गया है कि पहले जो हमारे पास है 3 + √5 के होल स्क्वायर, पहले उसे a² + b² + 2ab में तोड़कर उसे लिख कीजिएगा तो थोड़ा आसान होगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो CI बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, P × 1 + R/100 के पावर n माइनस P होता है। तो आइए यहाँ पर रख देते हैं P × 1 + 2/100 के होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। R बराबर यहाँ 4/2 आधार पे किए इतना 4 दर से एक वर्ष में 4/2 हो जाए कितना 2% हो गया। T बराबर 1 × 2 बराबर 2 ईयर हो गया, क्योंकि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जा रही है। तो आइए इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000 × 1 + 1/50 के होल स्क्वायर माइनस 1। इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 606, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विक्रेता ने एक में 10 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी, 25% लाभ कमाने के लिए उसे ₹1 में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, ये हमारे पास प्रश्न है। तो आइए 25% लाभ प्राप्त करने पर ₹1 में बेची गई टॉफ़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 × 100 बटा डायरेक्ट कर दीजिए 100 + 25। इसे सोल्व कीजिएगा तो 10 × 100 बटा कितना हो जाएगा 125। काट पीट कीजिएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8। कितने आ जाएगा 8। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्णतः बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो कमी परसेंट बराबर हो जाएगा कितना 25/100 + 25 और गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 20% डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि प्रतिशत बटा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत और गुना कितना हो जाएगा 100। ये हमारे पास जो होता है ये फार्मूला है, इसी पे रख दीजिए और डायरेक्ट आंसर ले आइए। अगला है, यदि n के पावर m 3 के पावर 5 × 27 के पावर 3/3 के 3 × 81 के पावर 4 बराबर 3 के पावर 9 है तो m का मान क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। 3 के पावर स्क्वायर के पावर m होगा गुना 3 के पावर 5 होगा गुना 3 के पावर 3 के पावर 3 बटा 3 गुना 3 के पावर 4 के पावर 4 है बराबर क्या हो जाएगा 3 के पावर 9। बस इसे हमें 81 को तोड़ दिए 3 के पावर 4 में और 27 को तोड़ दिए 3 के पावर 3 में, 9 के पावर तोड़ दिए 3 के पावर स्क्वायर में। जब इसे एक स्टेप और आगे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 के पावर 2m × 3 के पावर 5 गुना 3 के पावर 9 बटा 3 के पावर 1 गुना 3 के पावर 16 बराबर 3 के पावर 9। ऊपर 1 कर लीजिए तो 3 के पावर 2m + 5 + 9 हो जाएगा बटा 3 के पावर 1 + 16 बराबर 3 के पावर 9। चलिए ऊपर कोई करते हैं, ये नीचे जो है उसे ऊपर ले जाते हैं। 3 के पावर 2m + 14 माइनस नीचे जाए उससे ऊपर गया तो वो 17 माइनस में हो गया बराबर हो गया 3 के पावर 9। यानी हमारे पास आ गया 3 के पावर 2m - 3 बराबर 3 के पावर 9। 2m - 3 बराबर 9 हमें इक्वेट कर लेना है और इक्वेट करने पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा m का मान वही सही हो जाए। m का मान कितना आ जाएगा तो 6 आ जा रहा है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, a और b के पास कुल 2300 है। यदि a की राशि का 2/5 b की राशि का 8/26 के बराबर है तो b के पास कितनी राशि है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। माना कि a की राशि कितनी है तो वो है x है, b की राशि कितनी हो जाएगी 2300 - x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2300 - x हो जाए। अब प्रश्न में कह रहा है x गुना 2/5 बराबर है 8/26 गुना 2300 - x। हमारे पास ये प्रश्न में है, आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आएगा कितना 26 गुना 2x बराबर 40 गुना 2300 - x। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 1000। तो b की राशि जो हमारे पास हो जाएगा
बी की राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 2300 माइनस 1000 इक्वल टू हो जाएगा 1300 रुपया। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से छोटी, माना कि संख्या कितना है, तो 6x और 8x है, 2 है। अब कर रहा है 6x गुना 8x बराबर कितना है, 768 है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 768/6 गुना 8। इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर हमारे पास आ जाएगा 6x बराबर 6 गुना 4 बराबर 24। सॉरी, एक्स स्क्वायर बराबर 16 आया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 6×4 = 24। आंसर अब आ जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। √7 + √7 + √7 + √7 है, तो आइए इसे हल करते हैं। दोनों पक्षों को हम वर्ग करते हैं तब जब x बराबर इसे मान लेते हैं। तो आइए, अगर x बराबर इसे मान लेते हैं तो दोनों पक्ष को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 + √7 + √7 + √7, और ये फिर से इन्फिनिटिव तक रहेगा। तो ये टोटल जो हमारे पास है वो कितना है, x माने थे, आ जाएगा 7 + x, यानी जो एक आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 7 + x। हमारे पास एक निकल गया इक्वेशन। तो इसे करते हैं, इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 7 बराबर 0। अब a बराबर 1 है, b बराबर जो है -1 है, और c बराबर -7 दिया हुआ है। तो एक फार्मूला जानते हैं कि x बराबर जो होता है वो -b + -√b² - 4ac/2a फार्मूला होता है। इस फार्मूला में हम सिर्फ मान रख देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 + -√1 + 28/2 बराबर 1 + -√29/2 आएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रोशन ने 1620 में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी, उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित किया। उसका प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है। आइए इसे सोल्व करें। माना कि 1 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 36x हो जाएगा। लाभ कितना कमाया रहा है, लाभ तो 6x। तो क्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 36x - 6x बराबर 30x। अब 30x का प्राइस दिया हुआ है कितना, 1620 रुपया। तो x का जो मान हो जाएगा 1620/30 बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी चीनी का विक्रय मूल्य जो होगा वो 54 रुपये पर केजी होगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 3/5 - 8 का 4 + 3 गुना 8/2 - 4 + 3 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसका हल करना होगा 8 का 4, यानी ये कितना होगा, 8 गुना 4 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या हल करना होगा, तो ये 3 तो रहे, फिर इसे करना होगा हल, और इसे करके ये इसमें से घटा देंगे। इस तरह अगर आप बोर्ड मास लगाइएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा a -202/5। 48 और 65 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा, 48 और 65 का, 48 गुना 65 सीधे कर दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3120, जो कि डायरेक्ट आ जा रहा है, ऑप्शन में भी है। आंसर हो जाएगा 3120, क्योंकि यहाँ सब कुछ छोटा में दिया हुआ है, 48 और 65, तो सीधे 3120 आप ऑप्शन देख के भी डायरेक्ट मार सकते हैं। एलसीएम बड़ा संख्या होता है। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 25, 36 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 25, 36 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, हमारे पास आ जाएगा कितना, 1800 आ जाएगा। अभिष्ट संख्या जो हमारे पास आ जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 1800 माइनस 25, यानी 3600 माइनस 25 बराबर 3575। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विकास एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बबलू उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अभिष्ट समय बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दीजिए। अगर 15 गुना 10/15 प्लस 10 हो जाएगा 150/25 बराबर 6 दिन। ये सब प्रश्न काफ़ी इजी होता है, इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक कार का क्रय मूल्य इतना है, इसे x द्वारा y को 5% के लाभ पर बेचा गया, बाद में से y द्वारा x को 1% की हानि पर वापस भेजा गया। संपूर्ण लेन देन में x का लाभ क्या होगा। अगर मान लिया कि
कार का जो प्राइस है इतना दिया हुआ है और उससे कितना 105% पे बेचा गया, तो वो कितना हो गया 1,57,500 रुपया हो गया। अब वो कह रहा है कि इसे फिर कितने 99% पे बेचा गया, इसका 99% निकालिएगा तो हो जाएगा 1,55,925 रुपया। तो संपूर्ण लेन देन में एक्स का लाभ कितना हो जाएगा, तो इतना से हमें घटा देना होगा कितना, ये 1,55,925 यानी 1,57,500 से घटा देना है 1,55,925, हमारे पास आ जाएगा 1,575। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न शासकों में किस एक के समय में उपनिषदों को फारसी में रूपांतरण किया गया था। निम्न शासकों में किस एक के समय उपनिषदों को फारसी में रूपांतरण किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ए, शाहजहां के समय। शाहजहां के समय दारा शिकोह ने उपनिषद का अनुवाद सिर ए अकबर नाम से फारसी में किया था और मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग के भी स्थापना किया था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, जहांगीर बल्ख का युद्ध। जहांगीर बल्ख का युद्ध सही सुमेलित नहीं है। बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इस समय बुखारा और बल्ख दोनों नजर मोहम्मद के अधिकार में था। अगला है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षता थे, कौन अध्यक्षता थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रास बिहारी घोष। 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1907 में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, नरम दल एवं गरम दल के बीच हो गया था। नेक्स्ट है, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 13वां। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख 13वां शिलालेख है। इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है। कुनीता, लांबी, करगा, बिरगास्पो इत्यादि लोक नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा का। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी उड़ीसा राज्य की उपज है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 8 है। और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने अब तक 6 नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, क्या है, दर्जा दिया है। नेक्स्ट है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, और इसका आंसर हो जाएगा कि डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद है। उत्तरी पे क्या है, तो पोर्ट सईद है, और दक्षिणी प्रवेश द्वार पे जो है वो पोर्ट सुएज है। दक्षिणी पे पोर्ट सुएज है, उत्तरी पे पोर्ट सईद है, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही है। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। आंसर हो जाएगा सी, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। कश्मीर की घाटी एक गहरा तथा विषम बेसिन है जो पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिमी छोर के बीच स्थित है। इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो 1600 मीटर है। अगला है, शून्य आधार बजट की अवधारणा दी, किसने दी शून्य आधार बजट की। आंसर हो जाएगा सी, पीटर ए पायर ने। शून्य आधार बजट की अवधारणा पीटर ए पायर ने दी। पीटर ए पायर ने शून्य आधार बजट का प्रतिपादन 1970 ईस्वी में किया, लेकिन इसके विकास का श्रेय हिल्टन यंग को है। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में जिम्मी कार्टर द्वारा शून्य आधारित बजट पेश किया गया था, और भारत में सर्वप्रथम राजीव गांधी की सरकार द्वारा शून्य आधारित बजट प्रारंभ किया गया था। प्रथम बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 1983 ईस्वी में किया गया था शून्य आधारित बजट, और 1946 ईस्वी में भारत में शून्य आधारित बजट को स्वीकार किया गया था। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है, विदेशी मुद्रा का। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा करता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई का क्या क्या कार्य है, यह मुद्रा का निर्गमन करता है। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंक का कार्य करता है। बैंकों के अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है। साख नियंत्रण हेतु यह मौद्रिक नीति का निर्माण का कार्य भी करता है, और रुपये की तुलना में विदेशी मुद्रा को विनियमन दर को नियंत्रित करता है तथा विदेशी मुद्रा भंडार के परिरक्षक का भी कार्य करता है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समवर्ती सूची में। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के भाग 4
के अनुच्छेद जो है 48 में, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संवर्धन से है। अगला प्रश्न है कि पहचानें कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। तो भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काटी जाती है, ये सही है। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है, ये गलत है। आस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। आस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के धान की 3 फसलें, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि है जो प्रमुख रबी फसलें हैं। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए खालिस्तान का दौरा किया, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए चंपारण का दौरा किया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के नील किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। आइए व्यवस्थित करते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये हुआ था 1920 से 22 तक। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? खरीफ की आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जून जुलाई में होती है खरीफ की बुआई तथा अक्टूबर नवंबर के आसपास काटा जाता है। खरीफ फसलों को बोते समय अधिक तापमान तथा अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है। कौन कौन सा उसके अंतर्गत आते हैं? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली तथा गन्ना। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 12,519 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो इसे किस तरह सोल्व करेंगे? इतने संख्या का वर्गमूल ले लेंगे तो 12, 5, 1, 9 है। अगर यहाँ पर 1 करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक कट गया, उसके बाद 25 उतारते हैं, यहाँ पर 1 में हुआ, उसके बाद फिर 21, अगर इसे 21 करते हैं यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 22, और यहाँ फिर से अगर हम 2 रखते हैं और ये 4 है और यहाँ पर क्या रखेंगे? 19 पूरे रख देते हैं तो 222 में अगर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 444 आएगा, कितना? 25, यानी 12,519 वर्ग संख्या में 25 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 25 की कमी हो रही है। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, और ये 1 2 बार लगा है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी? तो जब चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज हो, मिश्रधन 2 गुनी, मिश्रधन क्या हो रहा है? 2 गुनी हो जा रहा है, यानी 2 के पावर 1 कितने वर्षों में? तो 15 वर्षों में हो जा रहा है। तो मिश्रधन जो हमारे पास है वो 8 गुनी हो जाएगी। कब? 2 के पावर 3 कब हो जाएगी? तो सीधे हो जाएगा 15 गुना 3, यानी 45 वर्ष लगेंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी, 45 वर्ष लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसे हल कीजिए, उसके बाद अगले स्टेप में इसे हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे। √7 + √3 इंटू √7 - √3। अब यहाँ पर जो ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? √7 - √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा √7 + √3 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। नीचे वाला को हम क्या लिख सकते हैं? तो नीचे वाला को हम लिख सकते हैं 7 - 3 लिख सकते हैं, और ऊपर वाला को क्या लिख सकते हैं? √7 - √3 के होल स्क्वायर प्लस √7 + √3 के होल स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया। इसी तरह हम इसे भी तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा √3 + 1 के होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 के होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? 3 - 1। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास एक आएगा 20/4, एक आएगा 8/2, हो जाएगा 5 + 4 9, आंसर आ जाएगा। और ये तोड़न नीचे वाला जो है ये किस फार्मूला पर था? a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, 9। अगला है √3 + √11 के होल स्क्वायर एक खाली स्थान है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अपरिमेय संख्या है। √3 और √11 दोनों अपरिमेय संख्या है, तो √3 + √11 भी अपरिमेय संख्या ही होगा। 20 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया था।
सही माध्य क्या होगा ये ज्ञात करना होगा। तो सही माध्य बराबर जो हो जाएगा 22.5 प्लस 25 माइनस 25 बटा 20, हमारे पास हो जाएगा 22.5 प्लस 2.5 यानी 25 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा बी। 16, 18, 15, 17 पी और 14 का समांतर माध्य 17 है, तो पी का मान क्या होगा। तो समांतर माध्य बराबर जो होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कितना, सभी को जोड़ दीजिए 16 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 17 प्लस पी प्लस 14, सभी को अगर हम जोड़ देते हैं और बटा 6 कर देते हैं, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। 17 बराबर 80 प्लस पी बटा 6, तो पी का मान आ जाएगा कितना 22 आ जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। निम्नलिखित को हल करना है, निम्नलिखित को हल करना है। इसे किस तरह लिख सकते हैं, तो 5/9 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6/9, इसे 7/9, इसे 8/9, और सभी को जोड़ देते हैं 5/9 प्लस 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9, हमारे पास आ जाएगा 26/9 यानी 2.8/9। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12:13 है और उनके व्यय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः इतना और इतना की बचत करते हैं तो क्रमशः उनकी आय क्या होगा। माना कि वरुण की आय कितना है 12x है और अनिल की आय कितना है 13x है। वरुण का व्यय कितना है 10y है और इसका 13y है। प्रश्न में कह रहा है 12x माइनस 10y बराबर कितना बचत कर रहा है 2100, यानी 6x माइनस 5y बराबर 1050। ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 किस तरह निकलेगा, तो कह रहा है 13x माइनस 13y बराबर 1300 रुपये का खपत कर रहा है। 13 कॉमन लेते हैं, x माइनस y बराबर 1300 हो जाएगा। x माइनस y बराबर होगा 100, और इसे अगर हम 5x कर देते हैं ताकि काटने में आसान हो, 5x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा 500। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब दोनों इक्वेशन को जब हल करेंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करें, तो x बराबर हमारे पास जो मान आएगा वो कितना आएगा, x बराबर आएगा 550 और y बराबर जो आएगा 450। अब कह रहा है वरुण की आय कितना है, तो सीधे कर देना है 12 गुना 550 बराबर 6600 आ जाएगा। और अनिल की आय कितना हो जाएगा 13 गुना 550 बराबर 7150 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, तो आंसर है बी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य क्या होगा। तो भाजक बराबर होगा शेषफल गुना 9 बराबर 26 गुना 9 बराबर 234। भाजक बराबर कितना हो जाएगा, भागफल गुना 18, भागफल बराबर हो जाएगा 234/18 बराबर 13। अब एक फार्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर होता है, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष होता है, यानी 234 गुना 13 प्लस 26 होता है, हो जाएगा 368। आंसर कितना हो जाएगा 368, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 है, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया। यदि लाभ 8% हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य बराबर निकल जाएगा अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस लाभ बराबर हो जाएगा 240 गुना 100 माइनस 10 बटा 100 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 240 गुना 90 बटा 108 बराबर कितना हो जाएगा 200। सही आंसर हो जाएगा ए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। धूप, अंधा, शोर, उसके बाद क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बहरा होगा। जिस प्रकार धूप अंधा नहीं देख सकता, ठीक उसी प्रकार शोर बहरा नहीं सुन सकता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले से। साइकिल, पहिए, पक्षी, आंसर हो जाएगा डी, पंख। जिस प्रकार साइकिल में पहिया होता है ठीक उसी प्रकार पक्षी में पंख होता है। चलिए अब संख्या युग्म की संख्या एक दूसरे से ठीक किस प्रकार संबंधित है। 9 और 734 का आइए देखते हैं। अगर 9 के क्यू प्लस 5 करते हैं 729 प्लस 5 बराबर कितना हो जाता है 734 हो जाता है। उसी प्रकार अगर 6 के क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। उसमें 5 जोड़ेंगे तो 221 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए।
यदि BARE अक्षरों का उपयोग करके अलग अलग शब्द बनाए जाते हैं, उनके उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाए जैसे वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में लिखे जाते हैं, तो संयोजन BARE का स्थान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, 8वां होगा। ये किस तरह करा है कि जिसे मान लिया कि लिखाएगा ABER पहला, दूसरा लिखाएगा ABRE, तीसरा लिखाएगा AEBR, चौथा लिखाएगा AERB, पाँचवा लिखाएगा ARBE, छठा लिखाएगा AREB, आठवां लिखाएगा BAER और AREB या BAER, एक और लिखा BARE। इस तरह हमेशा लिखाते जाएगा। तो जो हमारा BARE को पूछ रहा है तो कितना 8वां में आया, 3 3 6 2 8वां। हेक्टेयर का जो संबंध क्षेत्रफल से वही संबंध पास्कल का खाली स्थान से है। इसका सही आंसर हो जाएगा A, दाब से है। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा B, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, काली मिट्टी और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही है जलोढ़, लाल, काली एवं लेटेराइट। निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? आंसर हो जाएगा A, वर्ष 1955 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण होने से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगा था। फजल आयोग इसी का था, भाषा के आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन किया गया था उसी का रिपोर्ट आया था। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा D, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी निर्दिष्ट है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का विचार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहा है। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? सही आंसर हो जाएगा D, चौधरी रहमत अली ने। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1933 ईस्वी में हुआ था, जिसका अर्थ है पवित्र देश। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा A, जोंगखा। जोंगखा भूटान का आधिकारिक भाषा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है और भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थलरुद्ध देश है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा सुमेलित नहीं। आंसर हो जाएगा C, इथोपिया लुसाका। इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है। कौन सा है? तो अदीसा अबाबा है। अदीसा अबाबा है। और यूक्रेन की राजधानी कीव है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। बोलिविया की राजधानी लापज है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। सिंधु लिपि जो है वो क्या है? प्रचलित नाम। तो सिंधु लिपि था हड़प्पा लिपि। मलयालम लिपि की बात करते हैं, करौली लिपि। कौन है? करौली लिपि। और अगर बात करते हैं तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि का, तो यह है आंध्रा लिपि। और मैथिली लिपि जो है वह है तिरहुत लिपि। कौन सा? तिरहुता लिपि। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A। अयमानाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत बार्ड है। यह किस राज्य में स्थित है? अयमानाम। आंसर हो जाएगा A, केरल में है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा C, BR मेहता को। बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था का ये अनुमोदन किया था। नेक्स्ट है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा A, मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने 3 मूलभूत आवश्यकताओं को मिलाकर जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया था: जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर एवं साक्षरता। इसका अधिकतम मूल्य जो है वो कितना होता है? 100 होता है और न्यूनतम जो होता है वो 1 होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना और कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना। ये तीनों है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य। राष्ट्रीय विकास परिषद, आंसर हो जाएगा C, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम सरकार में। ग्राम सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं। उपरोक्त तीनों के सम्मिलित होने के कारण ही ग्राम पंचायत को ग्राम स्वराज और ग्राम सरकार भी कहते हैं। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों को एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, इटावा तथा गोरखपुर में। इटावा तथा गोरखपुर में। अगला है संख्याओं के 4 पद दिए गए हैं जिसमें 3 किसी न किसी तरह समान है, 1 असमान है, उस असमान पद का चयन करना है। आइए देखते हैं। 37 × 7 प्लस 7 करते हैं तो 266 आता है। उसी तरह 45 × 7 प्लस 7 करेंगे तो 322 आएगा। 53 × 7 प्लस 7 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 378। यानी तीनों तो एक समान है, लेकिन ये गलत ही होगा क्योंकि 43 × 7 प्लस 7 करेंगे तो 308 आ रहा है, यहाँ 318 है। नेक्स्ट है 2:13 PM पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच निर्मित न्यून कोण कितना होगा? तो कोण बराबर एक फार्मूला होता है 60h - 11m/2, यानी 60 × 2 - 11 × 13/2, और ये सभी मोड में होता है। 120 - 143/2 बराबर -23/2 बराबर होगा 11.5 डिग्री। आंसर हो जाएगा ए। 12 छात्रों की पंक्ति में जब करण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है, वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पे था? यहाँ से आप कर लीजिएगा 1 2 3, एक पॉइंट दे लीजिएगा, और ये कितने तक रहेगा पॉइंट? तो ये 12 तक रहेगा। लेकिन कह रहा है कि पहले प्रारंभिक स्थिति में वो 5वें स्थान पे था, लेकिन उसके बाद 3 स्थान पे शिफ्ट होने के बाद ये कैवें स्थान पे चले गए? तो ये हो जाएगा दाएं से 5वां स्थान पे, यानी 8वें स्थान पे। आंसर हमारे पास हो जाएगा कि सी, 5वें स्थान पे। वह बाएं छोर से किस स्थान पे थे? तो पहले प्रारंभिक स्थिति में 5वां पे थे, और अब जो कह रहा है वो दाएं से 5वें। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, और उसके बाद वामावर्त दिशा में 135 डिग्री, और उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसके सामने कौन सी दिशा है? तो हो जाएगा हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ए, पूरब में है। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। कीर्थाना ने नवीन की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरी माँ की माँ का अकेला बेटा है। नवीन कीर्थाना से किस प्रकार संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, मामा है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। किसी निश्चित कूट भाषा में जनवरी को 4, जुलाई को 3, सितंबर को 6 तो दिसंबर को क्या लिखेंगे? तो आइए किस तरह लिखा गया है। शब्द में मौजूद व्यंजन अर्थ की संख्या को कोड किया गया है। जिसे जे का अगर हम कोड करते हैं तो 1 है, एन का 1 होगा, आर का 1 होगा, अब वाई का 1 होगा। यानी सबको 1 कोड एक एक करके सभी को जोड़ दिया है तो वो 4 आया है। जुलाई में क्या है? तो 3 हमारे पास जो है व्यंजन आ रहे हैं, कॉन्स्टोनेंट आ रहे हैं। 1 + 1 + 1 तो 3 है। उसी तरह सितंबर में 6 आ रहे हैं, तो दिसंबर में कितने आएंगे? तो दिसंबर में 5 कॉन्सोनेंट है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, 5। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि इस तरह को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंटीग्रल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जिस प्रकार कॉमेंटल को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा गया, ठीक उसी प्रकार इंटीग्रल को भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे तो लिखा जाएगा AEGILNRT। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। अगला है कि टीचर को अगर इतना कोडिंग किए गए हैं, स्ट्रेंथ को इतना कोडिंग किए गए हैं, तो इंट्रेंस को कितना कोडिंग किया जाएगा? तो डायरेक्ट देखिए टी का 4 किया गया है, ई का 2 है, यहाँ ई पूछ रहा है तो 2 से शुरू होगा। इसी तरह एन का 9 कोडिंग किया गया है, टी का 4, आर का 6, ई का 2, एन का 9, सी के 5, एच का 7। हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा ए। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह कोड किया गया है और इसको इतना कोड किया गया है, तो फिलिप्स को किस प्रकार कोड किया गया है? इसमें क्या है कि शब्दों में मौजूद कुल जो अक्षरों के विपरीत स्थानीय मान के अंकों को जोड़ने के बाद उसमें शब्दों में मौजूद वोवेल की कुल संख्या को जोड़कर कोड किया गया है। इसे अगर हम इसे चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा? एन का 13 प्लस यू का 6 प्लस आई का 18, एस का 8 प्लस ए का 26, एन का कितना हो जाएगा? तो 13 प्लस सी का 24 प्लस ई का 22 बराबर कितना है? 130 है। और इसमें वोवेल कितना है? तो 4 वोवेल है, यानी 134 लाया गया है। यानी इसके सभी का एन का अपोजिट जो होगा उसका ऐड किया गया है, यानी एन का अपोजिट एम होता है, तो एम का मान कितना होता है? 13।
यू का अपोजिट जो होता है एफ होता है, तो उसे किया गया है 6 मान रखा गया, सबको जोड़कर और फिर जितना वॉवेल है उसे लिखा गया है। उसी तरह अगर हम फिलिप्स को लिखेंगे तो हमारे पास जोड़कर कितना आएगा 117 आएगा। अपोजिट पी के अपोजिट 11, एच का अपोजिट 19, लेकिन इसमें कितना है जो कि वॉवेल है, तो आई और क्या है फिर से आई, यानी 2 आई इसमें वॉवेल है, तो यहाँ 2 जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 119। आंसर हो जाएगा सी। चलिए 5 व्यक्ति ए बी सी डी है जो एक बेंच पर सभी पार की तरफ मुख करके बैठे हैं, डी सी के बाएं दूसरे स्थान पे। इस तरह अगर अरेंज है, जो हमारे पास डी है सी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर सी बैठे हुए हैं तो दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, लेकिन बी के ठीक दाएं ए हैं। यदि एफ बेंच के एक छोर पर है, एफ जो है बेंच के एफ छोर पर और बी के बगल में बैठा है, तो ए का सही स्थान क्या होगा। यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है एफ ने यहाँ पर ये होगा, ये हो जाएगा एक छोर पे बैठा हुआ, तो यहाँ बी बैठे हुआ है यहाँ और ए। आंसर हमारा पास निकल के आ जाएगा ए सी के बाएं ओर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इस आकृति में अगर हम त्रिभुज काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी 13 त्रिभुज है। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर रखे जाने का सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया गया है। अगर हम इसे करते हैं 2 के स्क्वायर प्लस 1 तो 5 हो जा रहा है, इसे 3 के स्क्वायर प्लस 1 तो हो रहा है, इसे 4 के स्क्वायर करेंगे तो नहीं, 5 के स्क्वायर करते हैं 25 प्लस 1 24, यानी 2 3 5, तो ये किससे होना चाहिए 7 के स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, यहाँ पर 50 आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा 50। अगला है निम्नलिखित वेन आरेख में वर्ग चिकित्सकों को निरूपित करता है, वृत्त रक्ताओं को निरूपित करता है, पंचभुज महिलाओं को निरूपित करता है, तो दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 50, क्योंकि कितना महिला चिकित्सक रक्तदाता पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा 50 ए। वेन आरेख को चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा, वरुण ग्रह चंद्रमा। तो क्या है कि ग्रह में हमारे पास एक आ जाएगा कौन सा, अगर ये ग्रह देते हैं तो ये वरुण आ जाएगा, लेकिन चंद्रमा उपग्रह है तो ये ग्रह से अलग है, तो ये बाहर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। श्रीलंका का थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। मानस नदी निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है, आंसर हो जाएगा सी भूटान से। मानस नदी भूटान पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है। तिब्बत से निकलने वाली यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो बृहद हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था, आंसर हो जाएगा सी 2010 में ये अपनाया गया था, और ये डॉक्टर उदय कुमार ने इसे डिजाइन किया था। रुपये की डिजाइन देवनागरी के आर और लैटिन के कैपिटल लेटर आर का मिश्रित रूप है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णन है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, सही आंसर हो जाएगा सी राम सुभग सिंह। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में किया गया था। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला है कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकथन सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया है कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए, आंसर हो जाएगा सी आंद्रे मैरी एम्पियर। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, यानी 8 2 10 7 17 है, तो 17 किसका है, आंसर हो जाएगा हमारे पास सी क्लोरीन का है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या जो 35.5 है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कितना है 2 4 होता है। खाली स्थान उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेलनेट। क्या करता है, टेलनेट। यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RR बाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले
स्मॉल आर आर कैपिटल बाई बाई में संस्करण कराया जाए तो F1 के बीच कैसे होंगे? और इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, गोल और पीले होंगे। कैसे होंगे? गोल और पीले। घरेलू साधित्रों को लघुपथन अथवा अधिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्यूज का उपयोग। फ्यूज के लिए उपयोग किए जाने वाले तार घरेलू साधित्रों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। फ्यूज में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विटामिन डी की कमी से होता है शुष्काक्षिकोप। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और इसके कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एवं ऑस्टियोपोरोसिस आदि रोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड आंसर हो जाएगा ए, परमाणु क्रमांक 7 वाला जो तत्व है वो है बनाता है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। वायु का वेग संबंधित है, वायु का वेग संबंधित है, आंसर हो जाएगा सी, दाब प्रवणता से। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। दाब प्रवणता के कारण चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी खालिस्तान द्वारा की गई थी और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आइजैक न्यूटन के द्वारा। प्रकाश के 7 घटक रंगों का प्रकीर्णन की घटना की खोज कब किया गया था? तो 1666 ईस्वी में न्यूटन के द्वारा किया गया था। वर्गों को उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बहिर्मुखी पुरुष रूपवान। अगर एक बहिर्मुखी है तो एक पुरुष एक तरफ और एक रूपवान। आंसर हो जाएगा डी। दी गई शॉर्टकट मोड का एक घन बनाया गया है। बनाए गए घन में निम्नलिखित में कौन सा अक्षरों की जोड़ी विपरीत फलक पर होगी? विपरीत फलक यहाँ देख लीजिए, ए का विपरीत यू होगा, क्यू का विपरीत ई होगा और हमारे पास जो है वो एल के विपरीत बी होगा। इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्यू का विपरीत ई होगा। पूरब की ओर चल रहा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त 270 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी की दिशा में चलना शुरू कर देता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर की दिशा में चल रहा है। अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 2020 का कौन सा दिन होगा? 1 नवंबर 2020 को लिख सकते हैं 2000 वर्ष प्लस 19 वर्ष प्लस 10 महीना प्लस 1 दिन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 दिन लिख सकते हैं। अब 2000 वर्ष में जो हमारे पास है वो विषम दिन कितना हो जाएगा? 0। 19 वर्षों में विषम दिन कितना हो जाएगा? 19 प्लस 4/7 बराबर 2 शेष दिन बच रहा है। 10 माह में विषम दिन कितना होगा? 10 माह में तो वो काउंट करना होगा 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 इतना होगा। अब बटा 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 25/7 बराबर क्या हो जाएगा? 4 शेष बच जाएगा। अब कुल विषम दिन जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया? तो 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1/7 यानी कितना? 0। यानी 1 नवंबर 2020 का दिन जो होगा वो रविवार होगा, क्योंकि एक कोड होता है रविवार के 0, सोमवार के 1 और शनिवार के 6 इस तरह का। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा? इस 4 बिंदु, तो ये 6 वाला हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। इसका ये हो जाएगा, इसका ये विपरीत हो जाएगा और इसका जो हमारे पास है वो विपरीत ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जो नीचे दिए गए सेट की संख्याओं से। तो 25, 18, 225 किस तरह है देखना है। 25 गुना 18 भागा 2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 25 गुना 9 बराबर कितना? 225। इस तरह के वो अरेंज है। उसी प्रकार अगर हम डी वाले ऑप्शन में देखते हैं तो 24 गुना 22 भागा 2 यानी 24 गुना 11 बराबर 264 हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। PLTBN और डी एक कारोबारी परिवार के सदस्य है। एन बी का बेटा है, ये ब्लड रिलेशन का, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हमारे पास होगा वो है सी, भाई। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 8 व्यक्ति दिया हुआ है एक बैठक के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। MS के दाएं से दूसरे स्थान पर, N के दाएं से तीसरे स्थान पर, PR के बाएं से दूसरे स्थान पर, जो S और M के बीच में बैठा है। Q N या Q का पड़ोसी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी Q का सही स्थिति है? तो इस तरह का आप एक सर्किल बनाइएगा और जो आपका अरेंजमेंट होगा वो इस तरह होगा। यहाँ पर S होगा, यहाँ पर R, यहाँ पर M, यहाँ पर O, यहाँ पर T, यहाँ पर N, यहाँ पर Q और यहाँ पर P होगा। तो इससे आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा A, N के दाईं ओर एकदम बगल में।
निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंक क्या होगा? आइए देखते हैं। 19 से 24 गया प्लस 5 किया गया है, 24 से 22 -2 किया गया है, 22 से 27 प्लस 5, 27 से 25 -2, 25 से प्लस 5 करेंगे तो 30 आंसर हो जाएगा। आंसर होगा सी। चलिए 2 से 4 गया गुना 2 किया गया, 4 से 8 गया गुना 2 किया गया है, और ए से जी गया है प्लस 6 किया गया है, जी से एम गया है प्लस 6, एम से प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा एस, और 8 का दुगुना करेंगे तो 16, यानी 16 एस आना चाहिए। आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? वो है डी। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न में से प्रश्नवाचक के स्थान पर आता है। एक अगर हम संख्या लिखते हैं, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, इस तरह 10 11 कुछ लिखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 और 2 मिला के, यानी इसे पहले इधर लिख रहा है, 1 को इधर लिख रहा है, ये 21 लिख रहा है यहाँ पर। अगर इन दोनों को देखते हैं तो 4 को इधर लिख रहा है, 3 को इधर लिख रहा है, 43 यहाँ पर है, 6 इधर लिख रहा है, 5 इधर लिख रहा है, तो ये 65 है। ये कौन? 8 और 7 87, ये क्या हो जाएगा? तो 10 और 9 आंसर आ जाएगा हमारे पास 109 सही हो जाएगा। इसी तरह आप देखिएगा तो 12 और 11 लिखा गया है, हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा? ए 109। अगला है उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों के उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके चौएटे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दिए गए मूल शब्द में ओ अक्षर का उपयोग नहीं किया गया है, इसमें ओ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सी हैज़ फीवर को इस तरह लिखा गया है, ही हैज़ दैट शर्ट का इस तरह लिखा गया, तो हैज़ को किस प्रकार लिखा जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास सी के। यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पूरब होगा। निम्नांकित में 4 आकृति में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है, एक असंगत है, असंगत आकृति का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा डी। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, परागकण, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद, ये है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है? कौन सा विद्युत का कुचालक है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्लास्टिक। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। कुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। दलदल एवं धान की खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आंसर हो जाएगा बी, मीथेन गैस होती है। इसका फार्मूला होता है मीथेन का CH4 होता है। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के की कमी के कारण घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होने पर थक्का बनने में देरी होता है। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है? आंसर हो जाएगा डी, इकाइनोडर्मेटा। जंतुओं के इकाइनोडर्मेटा समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई आंसर हो जाएगा सी, 35,786 किलोमीटर। भू स्थैतिक पृथ्वी कक्षा के उपग्रह संचार उपग्रह के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? फ्लाई ऐश आंसर हो जाएगा सी, थर्मल पावर प्लांट से होता है। फ्लाई ऐश बहुत सी चीज़ें जैसे कोयला को जलाने से निर्मित महीन कणों से बनी होती है। फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, हवाई जहाज़ के पंखों के डिजाइन। हवाई जहाज़ के पंखों का डिजाइन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हवाई जहाज़ के पंखों का डिजाइन बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित रहता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ यानी EEG का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिलेप्सी को पहचानने के लिए। एपिलेप्सी को पहचानने के लिए किया जाता है। मस्तिष्क के न्यूरॉन में प्रवाहित आयनिक धाराओं के कारण उत्पन्न वोल्टेज संकेतों को प्रदर्शित करना ही विद्युत मस्तिष्क लेखन इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहते हैं, EEG कहते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा है? आंसर हो जाएगा ए, बोहर ने। किसने कहा? बोहर ने कहा। इससे संबंधित योजना को बोहर और ब्यूरी ने 1921 ईस्वी में अपने द्वारा अलग अलग प्रस्तुत किया था। परमाणु के नाभिक का सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया था और परमाणु की संरचना का आधुनिक सिद्धांत श्रोडिंजर ने दिया है। बोर के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका कुल कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है। पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं?
आंसर हो जाएगा ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पोषक तत्व पौधे को मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधे की वृद्धि तथा विकास के लिए 17 प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। आंसर हो जाएगा बी एरिथ्रोज, जाइलोज, मैनोज। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज। एरिथ्रोज टेट्रोसेक्राइड है, इसका जो सूत्र होता है C4H8O4 होता है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग में लाल रंग की ओर। आंसर हो जाएगा ए विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग में लाल रंग की ओर विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। प्रकाश के किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल में वृद्धि या कमी होती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 kg है, तो बताइए उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। और इसका आंसर हो जाएगा डी 5000 kg। कितना? 5000 kg। 10% के नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है तथा शेष 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर द्वारा जैव प्रक्रमों में उपयोग कर ली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। और इसका आंसर हो जाएगा सी मेलेनिन। क्या है? मेलेनिन वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मेलेनिन एपिडर्मिस में मेलानोसाइट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। आइए, कौन सा विकल्प शब्दों को सार्थक क्रम को दर्शाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? भूमिका, विषय सूची, प्रस्तावना, अध्याय, उसके बाद संदर्भ सूची। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। आइए देखते हैं। कुछ किताबें उपन्यास है। अगर ये किताबें हैं तो ये हो जाएगा क्या है? उपन्यास। उसके बाद कह रहा है कि सभी उपन्यास ग्रंथ है। सभी जो उपन्यास है वो क्या है? वो ग्रंथ है। तो सभी ग्रंथ जो है उपन्यास है, तो ये गलत है। कुछ किताबें ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ए केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न फिर से कथन एवं निष्कर्ष के है। सभी कंप्यूटर बॉक्स है। अगर ये कंप्यूटर है तो ये क्या हो जाएगा? बॉक्स है। सभी कंप्यूटर बॉक्स है। और सभी बॉक्स क्या है? वो है प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर है। तो आंसर हो जाएगा सभी प्रिंटर कंप्यूटर है, गलत है। तो सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बी केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सही विकल्प चुने जो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 140। यदि दर्पण को दिए संयोजन को दाईं ओर रखा जाए, यहाँ पर रखा जाए, तो कैसा बनेगा? आंसर हो जाएगा सी। 141 नंबर, दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब का चयन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कागज को, पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो कैसा दिखेगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 143 नंबर फिगर का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर हम 144 की बात करें तो आंसर हो जाएगा सी। फिगर का प्रश्न आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी होता है। 145 नंबर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 146 नंबर। 146 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है? आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है? इसमें वृत्तों की संख्या जो है वो है बी 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 हो जाएगा। आंसर है गणितीय चिन्हों को वही संयोजन चुने जिसके क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, अगर इस अगला बात करते हैं, इसका 147 नंबर का बी होगा, 148 का ए होगा। अगर 149 की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी ए होगा। और 150 नंबर जो आखिरी प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये वीडियो था बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।